साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे जो कि जुड़ा हुआ है एफआईआर से, खासकर ऐसी एफआईआर जिनका कनेक्शन है पीसी एक्ट से। देखिए, सीबीआई की जो एफआईआर है ट्रैप केसेस में, उसको लेकर के मैंने कंटेंट लिख दिया है, अपलोडेड है, जाकर आप देख सकते हैं। अब मैं दोबारा ही उन्हीं फैक्ट्स को रिपीट करूंगा, मतलब होगा नहीं। तो जो इस तरह की एफआईआर हैं जो कि होती हैं दर्ज इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना, वहाँ पर क्या हमें देखना होता है एफआईआर में, और कैसे जो है डील विद करना होता है एफआईआर को। क्लियर है साथियों। बेसिकली स्क्रीन पे आप देख रहे हैं फॉर्मेट एफआईआर का, ये जुड़ा हुआ है स्टेट ऑफ तेलंगाना से। क्लियर है। ये एफआईआर एक ट्रैप केस का है, और ट्रैप केस किस में होते हैं दर्ज? धारा 7A पीसी एक्ट के तहत। क्लियर है। इसमें दो पॉसिबिलिटी है, या तो आरोपी जो है पैसे लेते हुए गिरफ्तार होगा, या उसने सिर्फ डिमांड की है और कोई रिकवरी उससे पैसों की नहीं है। दोनों ही केसों में 7A जो है अप्लाई किया जाता है। मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब भी एफआईआर होती है दर्ज, तो वो दर्ज होती है सेक्शन 173 BEN-SS में। इससे पहले जो प्रोटोकॉल था वो था 154 सीआरपीसी में। चूंकि सीआरपीसी अभी नहीं है तो प्रोटोकॉल लागू हो जाएगा BNSS का। यहाँ लिखा है BNS, जो गलत है। BNS मीन्स भारतीय न्याय संहिता, एंड BNSS मीन्स भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो इस चीज को भी जो है आप नोट कर लो, ताकि आपको जो है कंफ्यूजन ना रहे। जब भी एफआईआर दर्ज होगी, उस पर कई कॉलम होंगे। इसमें भी जो है कॉलम है 12। हमेशा 12 कॉलम मिलेंगे आपको एफआईआर में। सबसे पहला कॉलम क्या करेगा? इंडिकेट डिस्ट्रिक्ट का नेम, नेम ऑफ पीएस, ईयर ऑफ एफआईआर, एफआईआर नंबर। इसके अलावा डेट और टाइम का कॉलम भी होता है। क्लियर बात है। कॉलम नंबर 2 जो है इंडिकेशन करता है कि किस कानून का जो है वॉलेशन है और किस धारा को जो है एड ऑन किया जाएगा। कॉलम नंबर 3 जो है ये जुड़ा हुआ है अकरेंस ऑफ ऑफेंस से, कि अपराध जो है किस दिन को हुआ, मीन्स शनिवार को हुआ या सोमवार को हुआ या मंगलवार को हुआ, कब हुआ। इसके अलावा इसमें डेट होगा कि कब से ले कब तक जो है ऑफेंस हुआ है और इसका क्या टाइम पीरियड है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जो है आप नोट डाउन कर लो। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि मैंने कई बार देखा है कि ऑफेंस तो हुआ ही नहीं, उससे पहले जो है एफआईआर कट गई, या उससे पहले जो है कंसर्न थाने पे जो है सूचना प्राप्त हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब ये नहीं कि जो मर्जी है भर दिया। अब उदाहरण के लिए, जब हम बच्चे थे हमने भी कई एग्जाम दिए, और वो एग्जाम थे खासकर फिल इन द ब्लैंक्स वाले, और हमने गलत जो है उसमें किसी जो डिटेल्स है उसको भर दिया। तो क्या किया मास्टर जी ने? क्रॉस, और नंबर क्या दिया? 0। फिर मालूम पड़ा नहीं भाई डिटेल सही भरनी है। क्लियर ना आपको? तो ऐसे ही अगर इनकी सूचना जो है गलत है और जल्दबाजी में इन एंग्जाइटी या एज अ मैटर ऑफ फॉर्मेलिटी इसको भरा गया है, आप भी क्रॉस लगाना शुरू करो और प्रश्न पूछना शुरू करो। प्रश्न नहीं पूछोगे आप फंसते जाओगे। ये लोग कोई मंगल ग्रह थोड़ा ना है कि आपको लग रहा है भाई ये बहुत बड़ी अथॉरिटीज हैं, इनसे हम प्रश्न नहीं पूछ सकते। नहीं है, आप प्रश्न पूछिए, आपका अधिकार है। प्रश्न नहीं पूछना आपके लिए घातक है। इसके अलावा क्या ब्यौरा आएगा कि जो कंसर्न डायरी है, जिसको हम कहते हैं जनरल डायरी, उसका एंट्री नंबर, डेट एंड टाइम इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जो है नोट कीजिए। इसके बाद आएगा कि किस तरह सूचना जो है प्राप्त हुई, रिटन में ओरल। अगर ओरल है तो चांसेस हैं 2%, सूचना मिलती है रिटन में ही इनको 98%। क्लियर है बात है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि सूचना अगर ओरल है तो उसके प्रोटोकॉल्स क्या है कि एसएचओ इसको रिकॉर्ड करेगा राइटिंग में, और उसके बाद इसका भी होगा वेरिफिकेशन टू फाइंड आउट अ प्रीमा फेशियल केस। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी अपराध हैं एंटी करप्शन में, वो अपराध हैं कॉग्निजेबल। ऐसे सिनेरियो में एफआईआर दर्ज तो होगी, पर उसके लिए प्रीमा फेशियल केस होना चाहिए। एफआईआर का बेसिस क्या है? आपका डिमांड। एक रिपोर्ट आएगी, उस पर डिमांड को वेरीफाई करेंगे। अल्टीमेटली डिमांड जब हो जाएगी वेरीफाई, एफआईआर विल बी लॉस्ट। बट पॉइंट ये कि अगर सिर्फ केस डिमांड का है, कोई रिकवरी नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं है, तो सेक्शन 17A पीसी एक्ट का उल्लंघन होगा। एफआईआर अपने आप में ही गलत होगी। इसलिए जब तक संपूर्ण फैक्ट्स रिकॉर्ड पर ना हो, जांच कार्रवाई संपूर्ण ना हो, ऐसे सिनेरियो में जल्दबाजी में एफआईआर नहीं काटनी चाहिए। कई बार ऐसा भी रहता कि भाई पेंडेंसी उभर के नहीं है, तब भी एफआईआर काट दी। कोई मोटिव ही नहीं, तब भी एफआईआर काट दी। द लॉजिंग ऑफ एफआईआर शुड नॉट बी इन द रूटीन मैनर इफ इट इज हैपेंड
then it is fatal for the prosecution. To be noted. मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अपराध किस जगह हुआ, इसका कंसर्न क्या है, डिमांड पहली बार किस जगह हुई, इसका अगर स्पेसिफिकेशन नहीं है देन वी वुड हैव द बेनिफिट। और डिमांड कब हुई, कितनी बार हुई, ये बताना जरूरी इसलिए क्योंकि धारा 8 पीसी एक्ट का जो प्रोविजो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहता है कि कॉज ऑफ एक्शन से 7 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट हो जाना चाहिए मैटर। पर अक्सर क्या होता है, रिपोर्ट में क्या था कि भाई 1 लाख मांगे, 50,000 मांगे, मैं इतने रुपए दिया है, इतने और देना शेष है, कार्रवाई करें, जो कि गलत कार्रवाई है। कोई अगर आपको तंग कर रहा है, रिश्वत ना दे, आप रिपोर्ट करें, उनके परमिशन से, उनके डायरेक्शंस पे आपको प्रोसीड करना है। अपने हिसाब से परिवादी कोई प्राइवेट इन्वेस्टिगेशंस नहीं कर सकता है और ना ही उसको अलाउ किया गया है टू हैव द रिकॉर्डिंग एट इट्स ओन लेवल। पर उसके बावजूद भी ऐसा देखा गया कि कई लोग अपना जो पर्सनल मोटिव है उसको सेटिस्फाई करने के लिए अपने ही डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, रिकॉर्डिंग्स करते हैं और उनकी रिकॉर्डिंग को पेश तक नहीं करते। लंबे टाइम तक वो इंपॉर्टेंट एविडेंस जो है वो सीज तक नहीं होती है एंड अल्टीमेटली वी आर इंटरली बुक्ड इन अ फॉल्स करप्शन केस। जबकि नियम क्या बताए गए हैं पुलिस को कि सबसे पहले जो महत्वपूर्ण साक्ष्य है उसको जब्त करेंगे, मटेरियल एविडेंस इज टू बी कलेक्टेड एंड सीज्ड। जबकि मैं कई बार देखता हूं इन द स्टेट ऑफ हरियाणा की जो मटेरियल एविडेंस है, खासकर रिकॉर्डिंग वाली जो एविडेंस है, वो जब तक नहीं होती है लंबे टाइम तक। इसके अलावा जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का राम सिंह बनाम राम सिंह, जिसका साइटेशन है 1986 EIR सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 3, उसकी भी अक्षरशः पालना सुनिश्चित तक नहीं होती है। हम पॉइंट रेस करते हैं तो हमें डर इस बात का है कि कहीं अधिकारी बुरा नहीं मान जाए। भाई चलो आपने रेज नहीं करे, आप अभी तक जो है ईमानदार रहे, तो कौन सा छोड़ दिया उन्होंने आपको। इसे अगर एक बार आप किसी केस में इन्वॉल्व हो गए तो यू आर एन अक्यूज। जो भी दाव पेज अवेलेबल है अक्यूज के लिए वो आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, अदरवाइज यू विल नॉट गेट इन द बेनिफिट। पॉइंट नंबर 6 में आएगा कंप्लेनेंट का पूरा ब्यौरा। पॉइंट नंबर 7 में आएगा जो कंसर्न अक्यूज है उसका पूरा ब्यौरा। पॉइंट नंबर 8 में आएगा कि रीजन क्या है डिले के। पॉइंट नंबर 9 में क्या आएगा कि जो वैल्यू है प्रॉपर्टी का, जो डिमांड है, उसका ब्यौरा यहां तक रिलेवेंट है। पॉइंट नंबर 10 रिलेवेंट नहीं है क्योंकि ये जुड़ा हुआ है स्टोलन प्रॉपर्टी की वैल्यू से। और पॉइंट नंबर 11 भी रिलेवेंट नहीं है, ये जुड़ा हुआ है इंक्वायस्ट से। और पॉइंट नंबर 12 भी जो है जुड़ा हुआ है इन्फॉर्मेशन से। क्लियर हो गया अपने को। और ये इन्फॉर्मेशन क्या है, बेसिकली जो रिपोर्ट आपने दी है उस पर जो वेरिफिकेशन कर रहे हैं उसका ये आउटकम है। क्लियर है। तो मेरा मोटा मोटा कहना है कि जब भी हम डील विद कर रहे हैं FIR को तो हमें 5 पॉइंट जो है ध्यान में रखना है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली बात, जो FIR लॉन्च की गई है वो FIR लॉन्च करने से पहले वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या स्टेप किए गए। अगर वेरिफिकेशन को करते समय इंक्वायरी तक नहीं है, ये तक मालूमात नहीं किया गया कि किस काम के पेटे हैं, पैसे जो है मांगे गए, तो ऐसे सिनेरियो में डिमांड वुड बी अ जनरल डिमांड। इट कुड नॉट कनेक्ट द अक्यूज्ड विद द क्राइम। मियर डिमांड ऑफ मनी इज नॉट अ क्राइम। ये मैं नहीं कहता, ये जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का नीरज दत्ता बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जजमेंट का डेट है 17 मार्च 2023। दूसरी बात है कि जिस रिकॉर्डर को काम में ले रहे हैं उसका सोर्स क्या, ऑथेंटिकेशन क्या है, इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको जो है RTI भी लगाना है। मैंने इस बारे में अलग से वीडियो बनाया जानने के लिए कि वास्तव में इनको रिकॉर्डर कब मिला, कि वो रिकॉर्डर सही काम कर रहा है, उसका प्रॉपर ऑथेंटिकेशन क्या है। कई बार ऐसा होता है कि इनके रिकॉर्डर जो है पड़े रहते हैं, चार्ज तक नहीं होते हैं, अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू बी यूज इमीडिएटली। तो ऐसा क्यों होता है, ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। जब तक प्रश्न नहीं होंगे तब तक हमारे पास समाधान भी नहीं होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो परिवादी है उसका कॉम्पिटेंसी क्या है, उसका लोकस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। चौथी बात, हमारा नाम FIR में है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है। पांचवी बात, कई बार इस बात की पॉसिबिलिटी भी है कि ये टूल यूज हो गया, हमारी आवाज़ ही नहीं, तो कहीं ये तो नहीं कि बगैर सही परीक्षण के FIR को जो है दर्ज कर दिया गया। कई बार रिक्वायरमेंट होती है कंप्लाइंसेस की 17A वगैरह से, उदाहरण के लिए जो मैंने बताया भी आपको। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पर हमें काम करना होता है। अगर हम काम ही नहीं करेंगे तो हमें समाधान कैसे मिलेगा। अभी हमारा प्रैक्टिस क्या कि हम गए वकील साहब के पास में, फाइल दिया है, वो फाइल को पढ़ रहे हैं, फिर हमको भी कहा कि नोट्स बनाओ, और हम पढ़ रहे हैं चार्जशीट से। अरे भाई पहले आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी LKG की, फिर आपको अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को, फिर आप आपकी क्लास 12th की पढ़ाई के ऊपर। क्लियर है बात। ये अभी हो क्या रहा है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो चार्जशीट से, जो गलत प्रोसेस है। सबसे पहले रिपोर्ट को पढ़ो, वेरिफिकेशन को पढ़ो और FIR को पढ़ो। डिमांड साबित नहीं, केस मेंटेनेबल नहीं। बार बार आपको हिंट्स दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, उसको हम फॉलो नहीं करते। हम लोग देख रहे हैं रिकवरी हो गया, हम मर गए।
एक्सेप्टेंस से मर गए। वो कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर डिमांड सही नहीं है यू विल गेट द बेनिफिट। और आप लोग डिमांड पे क्यों होमवर्क करते हो? कुछ भी नहीं। जबकि बेसिक प्रोटोकॉल्स क्या डिमांड को लेकर के, इट मस्ट बी वॉलंटरीली। और हमें सिद्धांत दिया था अंग्रेजों ने, द सिद्धांत ऑफ इनकंसिस्टेंसी एंड कोरोबरेशन, उसको काम में लो कि जितना विरोधाभास इनकी थ्योरीज में पैदा होगा उतना हम जीत जाएंगे। क्लियर है? पर हम क्या फॉलो कर रहे हैं? अमेरिकन थ्योरी ऑफ सेडेशन। बेकार है। सेडेशन के दम पे केस को आप रख सकते हो, जीत नहीं सकते। जीतना है तो उसकी जो बुनियाद है, जो उसका रूट कॉज है, उसको ही कमजोर करना पड़ेगा। और इनका रूट कॉज क्या है? वेरिफिकेशन, एफआईआर और उसका रिपोर्ट। तो इसलिए जब भी पढ़ रहे हैं एफआईआर को, आपको हमेशा ध्यान देना है पेंडेंसी ऑफ वर्क में। वो पेंडेंसी कब सीज हुई? कोई इल मोटिव तो नहीं है, कोई एनिमिटी तो नहीं है आपसे, कोई रंजिश तो नहीं है आपके विभाग से। ये सब क्वेश्चन मार्क हैं, दिमाग में आ जाना चाहिए। जैसे वो फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं, ऐसे हम भी बना लेंगे चेकलिस्ट। और इसमें मैंने अलग से जो है कंटेंट जो है लिखा है, और वो जाके भी जो है आप देख सकते हैं, हाउ टू मेक अ प्रॉपर चेकलिस्ट कंसर्निंग एफआईआर एंड विजिलेंस केस, ताकि आप इजीली जो है अपने केस में वर्कआउट कर सकें। क्लियर है? आपको नंबरिंग करनी भी केस की, यू हैव टू मेक आउट अ प्रॉपर नंबरिंग, कितना हम पानी में, कितना हम सही स्थिति में जो है चल रहे हैं। स्थितियां कमजोर हैं तो काम करना पड़ेगा। क्लियर है? स्थितियां ठीक हैं तो काम चल जाएगा, और स्थितियां बेहतरीन है तो फिर कहना ही क्या। इसलिए हर एक पॉइंट का महत्व है। क्लियर है बात ही? तो इसलिए काम कर लो भाई, थोड़ा वर्कआउट कर लो। वो आपके लिए जो है बहुत जरूरी स्टेप है। बिना वर्कआउट के कोई भी आपकी हेल्प जो है नहीं कर पाएगा। क्लियर है? तो यही कंटेंट जो है आपको अगर सुनना है इंग्लिश में, तो ये अवेलेबल है मेरे एक अन्य चैनल पे जिसका नाम है वॉइस ऑफ डिफेंस। वहाँ जाकर जो है आप इसको सुन सकते हैं और प्रोसीडिंग्स को जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्योंकि मैं जो प्रैक्टिकल देखता हूँ स्थितियों को, उन्हीं कॉन्टेक्स्ट में डाटा कलेक्ट करता हूँ और जो बेहतरीन चीज़ें हैं वो रखने का प्रयास करता हूँ, ताकि मैं आपको कर सकूँ एजुकेट। ये मेरा दायित्व है, बीइंग द एडवोकेट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम अ कॉर्पोरेट, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो इस कंटेंट को शेयर कीजिएगा, ताकि जो दूसरे भाई हैं उनको हेल्प हो जाए। और खुद की भी सूचनाओं को जो है अपने को अपडेट करना है। और इस तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।